नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। यूजीसी नेट की जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्लासें चल रही है उसके अंतर्गत हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। साथियों, अब हमारे पास समय कम है तो हम थोड़ा क्विकली आपका जितना हो सके उतना कोर्स पूरा करवाएंगे, और यहाँ तक कि जो यूजीसी नेट है उसको कैसे क्वालिफाई करना है ये 10 दिन पहले ही उसकी पूरी रणनीति तैयार करके आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, वो भी एक दिन क्लास लेके आऊँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। राज्य चट्टान से या शाहबलूत से पैदा नहीं होता है, ये तो बनता है उन मनुष्य के चरित्र से जो कि उनमें निवास करते हैं। ये कथन है, बहुत ही फेमस कथन है साथियों ये, और यूजीसी नेट में 1-2 बार इसको पूछा भी गया है। तो ये अरस्तु का है। किसका है साथियों? ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण करते हुए इस प्रकार ये कथन कहा था। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, राज्य विधिक का शिशु और जनक दोनों ही हैं। ये कथन किसका है साथियों? राज्य विधिक का शिशु और जनक दोनों ही है। ये कथन है मैकाइवर का। मैकाइवर ने अपनी जो पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट, साथियों मैकाइवर की पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट, याद रखिए साथियों, मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत ये कथन की बात करता है। अगला देखिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों मैकाइवर। अगला देखिए साथियों, राज्य व समाज एक समान है। राज्य व समाज एक समान है, उक्त कथन है बारकर का। जो एडमंड बारकर हुए थे उन्होंने राज्य और समाज में अंतर नहीं माना है और दोनों को एक समान माना है। तो ये है एडमंड बर्क, सॉरी बारकर नहीं, एडमंड बर्क हो। अगला देखिए साथियों, होब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया? देखिए होब्स ने जो अपनी लेवियाथन जो पुस्तक है, लेवियाथन के अंतर्गत उन्होंने दैविक अधिकार का खंडन किया है। यानी कि जो राज्य के उत्पत्ति में जो दैविक अधिकार की जो बात करते हैं उसका उसने खंडन किया है। अगला देखिए साथियों, होब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो साथियों इसमें है क्लेरेंडन। किसने जलाया था साथियों? क्लेरेंडन ने होब्स की जो पुस्तक है उसको जला दिया था। किसने? क्लेरेंडन ने। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, हम क्विकली पूरा करें। खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत का प्रतिपादक है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल को व्यक्तिवाद या उदारवाद से संबंधित जो खोखली स्वतंत्रता इसने दी है, तो इसको नकारात्मक स्वतंत्रता से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संप्रभु राज्य की पूर्णता है उक्त कथन। देखिए संप्रभु राज्य की पूर्णता है, ये जो कथन है ये है यूनानी जो दार्शनिक हुए थे, एक यूनान के विचारक हुए थे जीन बोधा। तो जीन बोधा को ही संप्रभुता का जनक कहा जाता है, और जीन बोधा ने कहा था कि जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च और असीम शक्ति है। इस प्रकार से तो ये यूनानी दर्शन के अंतर्गत आता है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। अगला देखिए साथियों, संप्रभु राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। तो संप्रभु राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये कथन है साथियों विलोबी का। किसका है ये? विलोबी का। किसका कथन है साथियों? ये है विलोबी का। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था। देखिए साथियों मैंने अभी बताया था कि जो जीन बोधा हुए थे उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले व्यवस्थित विवरण दिया था। जीन बोधा की एक बुक है 6 लेक्चर ऑन, जैसे ऐसे कुछ उसका नाम है, और मैं जब भी इसका कंप्लीट ऐसे
6 बुक ऑन ऐसे कुछ कंप्लीट इसका मैं नाम बता दूंगा आपको। और साथियों अभी तो फिर अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। देखिए आदर्शवादी विचारक रूसो है, हीगल है और कांट है। बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं है। देखिए जो बेंथम है वो आदर्शवादी विचारक नहीं है साथियों, क्योंकि इसमें से जो आदर्शवादी विचारकों की हम बात करें तो इसमें रूसो, कांट, हीगल और बोसांके ये आते हैं। लेकिन जॉन लॉक या अब बात करें जेम्स मिल की या बेंथम की, तो ये उदारवादी विचारक में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? ये उदारवादी विचारक में आते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है। जो बेंथम है एक उदारवादी विचारक है, तो इसकी जो राजनीतिक चिंतन की जो इमारत है कौन से विचार पर टिकी हुई है, तो इसकी उपयोगितावाद के सिद्धांत पर। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। अगला देखिए, नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है। देखिए इसमें हुआ था कांट। नैतिक आधार पर कांट ने, इमैनुअल जो कांट है उसने नैतिक आधार पर राज्य का कल्याणकारी प्रतिपादक माना जाता है, यानी कि नैतिक आधार पर ही इसमें साथियों, और एक सेकंड, इसमें नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है। तो साथियों इसमें कांट नहीं, इसमें हीगल ग्रीन आएगा। क्या आएगा? टीएच ग्रीन ने राज्य की जो अवधारणा है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में दी है। तो साथियों ये कांट नहीं आएगा, इसमें टीएच ग्रीन आएगा। और जो हीगल है, हीगल ने क्या कहा था साथियों कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये आप कोटेशन याद रखिए साथियों, किसकी? ये हीगल की कोटेशन है। किसकी है ये? हीगल की कोटेशन है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मध्य युगीन अरस्तु माना जाता है। तो मध्य युगीन अरस्तु माना जाता है थॉमस एक्विनास को। किसको माना जाता है साथियों? थॉमस एक्विनास को मध्य युगीन अरस्तु माना जाता है, क्योंकि इसने भी अरस्तु के भांति राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया था। अगला देखिए, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट किसकी किताब है? लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ये जो किताब है साथियों ये है जीडीएच कोल की है। किसकी है साथियों? जीडीएच कोल की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए जो राजनीति, केवल राजनीति की बात करें जनक तो भी अरस्तु है, और तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो भी अरस्तु। देखिए तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को क्यों माना जाता है कि क्योंकि अरस्तु ने बहुत सारे संविधानों का 158 संविधानों का अध्ययन किया और संविधान का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और कई सरकारों को इसने, और हम बात करें तो इसने सरकार के भी कई प्रकार बताए थे कि एक तो बताया था सामान्य प्रकार, एक बताया था विकृत प्रकार। सामान्य प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के बताए थे कि राजतंत्र, फिर इसके बाद में कुलीन तंत्र, फिर इसके बाद में लोकतंत्र। फिर इसके बाद में इसने जो इसके विकृत रूप बताए थे कि राजतंत्र अगर विकृत हो जाता है तो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, अगर कुलीन तंत्र विकृत हो जाता है तो धनिक तंत्र में यानी एलोगार्की में बदल जाता है, और अगर लोकतंत्र विकृत हो जाता है तो भीड़ तंत्र बन जाता है। इस प्रकार से इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट एंड हाउ, ये रचना किसकी है? ये रचना है हेराल्ड लास्वेल की है साथियों। किसकी रचना है ये? हेराल्ड लास्वेल की। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, ये इंपॉर्टेंट रचना है। और वहाँ पे जो यूजीसी नेट में बुक्स के तो आप मान लीजिए कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके मिलान वाले आ जाएंगे कि ये बुक्स किसकी है या किसकी नहीं है। इस प्रकार से आप, पार्लियामेंट किसने लिखी थी? तो पार्लियामेंट लिखी थी साथियों आइवर जेनिंग ने। किसने लिखी थी? आइवर जेनिंग्स ने। अगला प्रश्न देखिए साथियों,
ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में तीन सबसे बड़े अवरोध बताए थे। जो टी.एच. ग्रीन है, जिसने राज्य का आधार क्या बताया था? नैतिकता। क्या बताया था? नैतिकता। तो इसमें देखिए साथियों, उसने बताया था एक तो अज्ञानता, एक शराबखोरी और एक गरीबी, तीन ही स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़े बाधक है। और टी.एच. ग्रीन ने कहा कि शराबियों को जो स्वतंत्रता है वो नहीं देनी चाहिए, उसने क्योंकि शराबी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगला देखिए साथियों, जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? देखिए, जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का जो तथ्य है वो व्यक्तित्व विकास, क्योंकि जे.एस. मिल उदारवादी और व्यक्तिवादी है, तो व्यक्तित्व विकास पर जोर देता है वो, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। अगला देखिए साथियों, अगला है न्याय, उदारवाद, समानता की नवी अवधारणा किस राजनीति शास्त्र से प्रेषित की है? यानी कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हुए, कौन से ऐसे राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने न्याय, उदारवाद और समानता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये हुए थे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत न्याय, उदारवाद और समानता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की थी। आर्थर बेंटले हैं, आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आप ये ध्यान रख लीजिए, कार्ल मार्क्स के और हांस मार्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इसकी एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो साथियों ध्यान रखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, और एक और कौन सी है इसके अंतर्गत, जो आर्थर बेंटले है इसकी पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से आप साथियों इनको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत आपको क्या करना, जो ये नकारात्मक व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ पे नकारात्मक उदारवाद है साथियों। क्या है ये मिसप्रिंट? नकारात्मक उदारवाद है। तो नकारात्मक उदारवाद का जो दार्शनिक आधार है वो व्यक्तिवाद है, क्योंकि व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं देना और व्यक्ति को मन मर्जी से कार्य करने की स्वतंत्रता देना ही नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। तो साथियों, आज की ये जो क्लास है यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।